बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। थोड़े दिन पहले हमने आपको एक ख़बर दी थी, 3 दिन हो गए हैं ग़ालिबन, कि सिखों ने अपना पहला रेफ़रेंडम शुरू करवा दिया है और उसकी वोटिंग हुई है लंदन में। हमने ये क्लेम किया था कि भारत के लिए बहुत परेशान कुन बात है और भारत के लिए ये आसान नहीं होगा इसको हज़म करना। यानी अगर ये आगे बढ़ती रहती है ख़बर और ये मामला आगे बढ़ता है, यानी इसके बाद वो कोशिश करेंगे सिख कि कनाडा में रेफरेंडम करवाएं, फिर वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका में करवाएं, फिर उनकी कोशिश होगी कि ये रेफरेंडम वो ले जाएं यूरोपीय यूनियन में, और मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए ऑस्ट्रेलिया से फिर वो आखिर में इंडिया का पंजाब जो है वहाँ पे ये रेफरेंडम करवाएं। सिखों ने बहुत बड़ी तादाद में लंदन में सरकारी इमारत थी जिसके अंदर ये रेफरेंडम हुआ, उसमें हिस्सा लिया और सबने तकरीबन वोट दिया एक अलग देश के हक़ में। यानी अक्सरियत का वोट ये है कि सिखों के लिए एक अलग मुल्क खालिस्तान बनना चाहिए, और वो जो अलग मुल्क होगा खालिस्तान, उसमें सिख अपनी आज़ादी के साथ रहें, अपने वसाइल के साथ और अपनी मजहबी रसूमात के साथ। वो भारत को मानते नहीं हैं और भारत के साथ रहना नहीं चाहते। ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। भारत ताकत के बलबूते पे उनको दबा देता था, लेकिन अब मुश्किल नज़र आता है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए इसको हज़म करना। अब ये जो ख़बर आई है, ये ख़बर डिफरेंट जगहों पे छपी है और डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि जब भारत के वज़ीर आज़म अभी यूरोप के दौरे पर गए हैं तो बरतानिया में बोरिस जॉनसन से जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें उनका एजेंडा क्या था और कौन सी चीज़ें तय हुई, वहाँ पता चला कि नरेंद्र मोदी के लिए कितनी मुश्किलात हैं सिखों के इस रेफरेंडम को लेकर। ख़बर मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। भारत में सिखों के अलहदा वतन के क़याम के लिए लंदन में होने वाले रेफरेंडम में नरेंद्र मोदी को परेशान कर दिया है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होने वाली आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौका पर होने वाली मुलाकात में मोदी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के सामने फट पड़े मतलब कि एकदम खुल के उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि ये क्या किया हमारे साथ आपने। तो वो फट पड़े और उन्होंने कहा कि बरतानिया में खालिस्तान पर होने वाले रेफरेंडम में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया नरेंद्र मोदी ने। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली मुलाकात में तिजारत के बजाय तिजारत पे बात नहीं हुई, खालिस्तान का मौजू हावी रहा। ज़्यादा बात खालिस्तान के मौजू के ऊपर हुई है, ये अंदरूनी ज़राए ने रिपोर्ट किया है। मुलाकात में मोदी ने बोरिस जॉनसन के सामने खालिस्तान पर रेफरेंडम का मामला उठाया, जिसके बाद इस बात पर इत्तफाक हुआ कि आगे बातचीत इस पर हम करते रहेंगे और हम मदद करेंगे भारत की और भारत के तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखेंगे। इस किस्म की बात बरतानिया सबको ही कहता है, और पाकिस्तान जब कहता है कोई बात तो कहता है जी बिल्कुल देखते हैं, करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। बरतानिया की एक बड़ी अच्छी बात यह, वो किसी को ना नहीं कहते, लेकिन वो किसी का काम भी नहीं करते। यानी वो पंजाबी की एक मिसाल है, सबको काका दे के भेजते हैं। तो बरतानिया वाले सबको हाँ कहते हैं, और अगर उन्होंने ना करना हो तो वो ना नहीं करते, वो खामोश हो जाते हैं या कोई आसरा आपको दे देते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया नरेंद्र मोदी के साथ भी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत और बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर इस महीने के आखिर में मुलाकात करेंगे, जिसमें बरतानिया में सरगर्म खालिस्तान के रहनुमाओं के बारे में बातचीत की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 रोज़ कबल बरतानिया में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम का इनेकाद किया गया था। दूसरी जानिब सिख रहनुमाओं के मुताबिक तकरीबन 30,000 अफराद ने बरतानिया में होने वाले रेफरेंडम में हिस्सा लिया है। सिख रहनुमाओं का कहना था कि भारत दबाव के बावजूद, यानी भारतीय दबाव जो आ रहा था उसके बावजूद बरतानवी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दी, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। देखिए, ये अब बरतानिया का भी एक टेस्ट है, उनका भी एक इम्तिहान है। बरतानिया सियासत के नाम पे या आज़ादी इज़हार राय के नाम पे या जमहूरियत के नाम पे दुनिया भर का पैसा लाने वालों को अपने मुल्क में पनाह देता है, और वो ये कहता है कि किसी भी ऐसे बंदे को या किसी भी ऐसे केस को या किसी भी ऐसे शख्स को उसके मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा या उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा जिसके पीछे सियासी अज़ाइम हो। अब इंडिया का नरेंद्र मोदी अगर बोले कि खालिस्तान के बारे में सिख अगर कोई तहरीक चला रहे हैं तो ये सियासी अज़ाइम है उनके, जो इंडिया को सूट नहीं करते, तो इन बंदों के खिलाफ बरतानिया कार्रवाई करे। अगर बरतानिया कार्रवाई करता है
तो बरतानिया का डुअल स्टैंडर्ड सामने आ जाता है। लेकिन अगर वो ये कार्रवाई नहीं करता तो फिर सब मान लेंगे ठीक है जी, पैसे वाले भी रखे हुए हैं, सियासत वाले भी रखे हुए हैं, ये वाले भी रखे हुए हैं, वो वाले भी रखे हुए हैं। तो बरतानिया को ये बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सिख यहां पे महफूज रहेंगे, नरेंद्र मोदी टकरे वकड़े मारेगा, लेकिन अगला रेफरेंडम कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और बिलाखिर अगले चंद सालों के अंदर अंदर, बल्कि जितनी तेज चीज़ें चल रही हैं हो सकता है महीनों में हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में चंद सालों में ये रेफरेंडम भारतीय पंजाब तक ज़रूर पहुंचेगा। और उसका आइडिया कुछ कुछ किसानों की तहरीक को देखकर हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने कुछ वीडियोज रिकॉर्ड करवाई थी जाने से पहले, और कुछ उन्होंने भारतीय फ़ौज को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि फ़ौज बहुत डीमोरल हुई है जो कुछ उनके साथ चाइना ने किया है या जो कुछ उनके साथ पाकिस्तान ने किया है, और जो हालात इस वक्त उनकी फ़ौज के हैं, और जो वीडियोज़ हाल ही में जारी की गई हैं, खुदकुशियाँ भी उनके अंदर बढ़ रही हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने कुछ वीडियोज़ की थी। खबर मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, ये एनडीटीवी की खबर है। एनडीटीवी की खबर जब आप सुनेंगे तो उसके बाद मैं आपको रियलिटी भी बताऊंगा, लेकिन खबर क्या लिख रहे हैं ये लतीफ़े हैं, ज़रा आप सुनिए। इंडियन न्यूज़ चैनल एनडीटीवी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्यौहार इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तैनात फौजियों के साथ मनाया। और कश्मीर तो गया नहीं, फिर कैसे मनाया? बुला लिया होगा, कुछ तरीकाकार किया होगा उन्होंने। अच्छा, इस मौके पर उन्होंने कहा, मुझे सर्जिकल स्ट्राइक्स में आपके किरदार पर फख्र है। वाह वाह। मोदी ने कहा कि 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन फौज के अज़म और सलाहियतों की निशानदेही करती है, और ये कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आखिरी फौजी के बाहिफाजत वापस आने तक उन्होंने खुद ऑपरेशन की निगरानी की। वाह वाह। नरेंद्र मोदी इतना मुस्तैद था, ऐसा चौकस होकर बैठा हुआ था कि अगर कोई फौजी एक आधा पाकिस्तान में रह जाए तो खुद जाके मैं लेकर आऊं। इस तरह उन्होंने निगरानी की। फिर कहा कि उन्होंने 5 साल कबल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें की गई, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स में आपके किरदार पर फख्र है, आपके किरदार को मुल्क याद रखेगा। इंडिया को बदलती हुई दुनिया और जंग के तरीकों से मुताबिक अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफा करना चाहिए। और 29 सितंबर को इन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये सर्जिकल स्ट्राइक उस दौर में हमने बाकायदा रिपोर्ट की थी, या लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके भी रिपोर्ट की थी। ये सारी सूरत का जायजा भी लिया था। इंडियन फौजियों की लाशें पड़ी हुई थी, उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 29 और 30 सितंबर के दौरान जब ये क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो वो ऐसी स्ट्राइक थी कि उसमें इनके फौजी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ एरियाज में शेलिंग और फायरिंग करके वापस भाग रहे थे। कुछ जो हैं वो जो करीब आए थे वो मारे गए थे। उनकी लाशें उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, और एक भी क्लेम ये साबित नहीं कर पाए। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो आप अपने फौजियों के साथ जो कैमरास भेजते हैं या जो गैजेट्स आप उनके साथ लगाते हैं उनकी वीडियोस दीजिए। अगर आपने कोई हमला किया है तो आपने उसकी जहां से मॉनिटरिंग की है उसके कोई सबूत दीजिए। 5 साल गुजर गए, पूरी दुनिया इनसे मांग रही है कि कौन सी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक तुम लोगों ने कर ली, अल्लाह के बंदो, उसके सबूत हमें भी दे दो। तो इंडिया टके का सबूत नहीं दे सका आज तक, और वो मुबारकबादें देते फिरते हैं। हालत इनकी ये है कि अभिनंदन, जिसको वो बुजुर्ग अभी भी, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे, जिन्होंने चपेड़े मारी वहाँ पे पकड़ के कश्मीर में जब इसका जहाज़ गिरा दिया, तो अभिनंदन को अभी ग्रुप कैप्टन बना दिया उन्होंने वहाँ पे। अब मेरी भारतीय पायलट से गुजारिश है कि आप अपने अपने जहाज़ लेकर आएँ, हम उनको गिरा के आपको चपेड़े मारेंगे और चाय पिला के आपको वापस इंडिया भेजेंगे, और आपकी तरक्की हो जाएगी बगैर कोई जोर लगाए। अभिनंदन को इस बुनियाद पर तरक्की दी गई कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ा, उसने पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया और अकेला लड़के वापस चला गया। यानी इस किस्म का वो पोर्ट्रे कर रहे हैं उसको। हालांकि इधर जैसे ही वो आया उसको पता भी नहीं चला उसके साथ, बेचारे के साथ हुआ क्या। कम्युनिकेशन खत्म, आवाज आना बंद, समझ आना भी बंद, और ट्रैक करके मारा पाकिस्तान ने। और जब तैयारा गिर गया पाकिस्तान की हुदूद में, एक उधर गिर गया एक इधर गिर गया। ये जो इधर गिर गया इसने अपने आप को इजेक्ट किया और पैराशूट के जरिए नीचे आया। लोकल ने पकड़ के फेंटी लगाई, फौज पहुंच गई, उन्होंने जाके ले लिया इसको। ये है जी सूरत हाल अभिनंदन की, और उसको ग्रुप कैप्टन बना दिया। तो ऐसी मुबारकबाद ये भी है। तो ऐसे ही अभिनंदन वाला काम भी, वो भी ऐसे ही हुआ है। अब एक खबर है जो दी है राहुल गांधी ने इंडिया से। ये खबर आप सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के पिछले 5 सालों में 1 लाख भारतीय शहरियों ने खुदकुशी कर ली। 1 लाख। 1 लाख अगर आप गिनती गिने ना तो आपको ठीक ठाक घंटे लग जाते हैं। 1 लाख भारतीय इंसानों ने या शहरियों ने खुदकुशी कर ली है। और ये खबर उन्होंने ट्विटर के ऊपर डाली और उसका डाटा बाकायदा उन्होंने दिया है। ये राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बदतरीन माशी पॉलिसियां हैं, ऐसा इस्तेहसाल किया है इन्होंने गरीबों का, कमज़ोरों का, शहरियों का, और जिस तरह से इन्होंने माशरती डिवाइड पैदा की है, अक़लियतियों को दबाया है, उसकी वजह से 1 लाख के करीब लोगों ने खुदकुशी की है। ये जो आदाद शुमार इसमें बताए हैं राहुल गांधी ने, उसके मुताबिक 2016 में इन्होंने अलग अलग किया है कि जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो रेड लाइन किए हैं, और जो ज़राअत से मुंसलिक या किसान वगैरह हैं उनको ब्लू लाइन किया है। तो वो ये बता रहे हैं कि 2016 में 8,573 बिजनेस पीपल और 11,379 किसानों ने खुदकुशी की है। 2017 में 7,778 बिजनेस पीपल और 10,655 किसानों ने खुदकुशी की है। 2018 में 8,000 बिजनेस पीपल और 10,000 से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। 2019 में 9,052 जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्होंने, और 10,281 ज़राअत से मुंसलिक लोगों ने जो है वो खुदकुशी की है। यानी ये बिजनेस सेक्टर और ज़राअत सेक्टर अलग अलग किया। इसमें मेहनतकश भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं, आम शहरी भी हो सकते हैं। अब ये दो उन्होंने अलग अलग वो कर दिया था। अच्छा, 2020 में ये हुआ कि किसानों की खुदकुशी जो है वो तो उतनी ही रही, थोड़ी सी बढ़ गई 10,677, लेकिन जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनकी खुदकुशियां 11,716 तक पहुंच गई हैं। ये है जी नरेंद्र मोदी का कारनामा। इसके अलावा एक और कारनामा है, ये भी सुन लें आप। भारत में हिंदुत्व कितना तगड़ा हो गया है उसका अंदाजा गुड़गांव से खबर आई है। हरियाणा का एक ज़िली इंतज़ामिया है, उन्होंने एक मुस्लिम मुखालिफ फैसला करते हुए खुले मुकामात पर नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। एनडीटीवी के मुताबिक भारतीय रियासत हरियाणा के ज़िला गुड़गांव की इंतज़ामिया ने इस फैसले का ऐलान किया है, और लोग जो हैं वो मजबूर हैं। अब वो वहाँ खुले इज्तिमात जो 8 होते थे जुमे की नमाज के लिए, वहाँ पे अब नमाज नहीं अदा की जा सकती। इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त है, लेकिन जो मकामी तंजीमों का ज़ोर है, जो मकामी तंजीम साजी है या वहाँ के लोग हैं, उनकी तरफ से मना कर दिया गया है। लिहाजा अब ये नहीं हो सकता। ये है वहाँ कानून की अमलदारी, और ये है वहाँ हिंदुत्व के नज़रियात जिन्होंने भारत को बिल्कुल बदल के तबाह करके रख दिया है। एक और ख़बर आपको मैं देता हूँ कि भारत किस तरीके से मुल्क को चला रहा है। अभी हाल ही में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद की एक लहर आई है त्रिपुरा में। ये भारतीय रियासत है त्रिपुरा, और वहाँ बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये जो एरिया है ये बांग्लादेश के करीब लगता है। बांग्लादेश के कुछ सरहदी इलाकों में और कुछ भारत के सरहदी इलाकों में हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं वो भड़के हुए हैं। वहाँ हिंदुओं के साथ कुछ ज़्यादती हुई है बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि ये रिएक्शन था जो इंडिया के अंदर करीबी इलाकों में हिंदू मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया और इंडिया को खबरदार भी किया कि आपका रवैया पूरे खित्ते में आग लगा रहा है। अब जो इंक्वायरी हुई है उस पर, उसके बाद क्या हुआ है, भारत मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात करने वाले 2 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हिंदुस्तानी पुलिस ने गुज़िश्ता माह रियासत त्रिपुरा में पुरतशद्दुद वाक़यात और फसादात में मुसलमानों की मसाजिद और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की तहकीकात के लिए एक कायम किया गया था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ये जो कमेटी कायम की गई थी, इस कमेटी के 2 अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। दोनों अरकान पेशे के एतबार से वकील हैं। एक का नाम मुकेश है और दूसरे का नाम अंसार अंदूरी है। इन्होंने त्रिपुरा में इंसानियत पर हमला, मुसलमानों की जिंदगियां अहमियत रखती हैं के उन्वान से मंगल को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इंकशाफ किया गया था कि गुज़िश्ता माह पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान कम से कम 12 मसाजिद को शहीद किया गया, 9 दुकानों को तबाह किया गया, आग लगाई गई, मुसलमानों के 3 मकानात को बुरी तरह जला दिया गया, और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद
और हिंदू जागरण मंच, इस जैसी इंतहा पसंद तंजीमों ने यह सब कुछ किया है और मुसलमानों को निशाना बनाया है। वकला का 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम पूरी थी। इसमें से 2 के ऊपर पर्चा हो गया, जो 2 मेन लोग थे, जिसने 29 अक्टूबर को रियासत का दौरा किया था ताकि इन वाकयात को दस्तावेजी शक्ल दी जा सके, जिसमें मुसलमान बरादरी और इनकी इमलाक को निशाना बनाया गया था। वकला की मुरतब करदा रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई कि तशद्दुद के ये ताज़ा वाकयात इंतज़ामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये, इंतहा पसंद तंजीमों और सियासतदानों के मफादात का नतीजा है। बीजेपी, RSS, इनके मफादात का नतीजा है। रैलियों के दौरान हिंदुत्वा के हुजूम ने मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की और मसाजिद और मुसलमानों के घरों पर हमले भी किए। ताहम पुलिस का कहना है कि वकला की जानिब से सोशल मीडिया पर वाक़े के बारे में जाली और गलत मालूमात फैलाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। वो बेचारे इंक्वायरी कर रहे हैं, जली हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो वीडियो तस्वीरें बना के उन्होंने रिपोर्ट बना दी है और उस रिपोर्ट को उन्होंने पब्लिक कर दिया है। उसका कुछ कंटेंट सोशल मीडिया पे आ गया है, तो उनके ऊपर पर्चा हो गया कि भाई आपने ये दिखाया क्यों, आपने ये बताया क्यों। अब यहाँ डेरा गाजी खान में ये जो एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ था, उसकी तस्वीरें, वीडियोस पाकिस्तान में पूरे सोशल मीडिया पे आई। उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, वो भी सोशल मीडिया पे आई। बंदे गिरफ्तार हुए, वो भी सोशल मीडिया पे आया। यहाँ तो कोई पर्चा नहीं हुआ, यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई कि आप सोशल मीडिया पे क्यों दिखा रहे हैं या इस चीज़ को क्यों फैला रहे हैं। तो भारत में इस लेवल तक वो पहुंच गए हैं कि अब गुंजाइश ही कोई बाकी नहीं बची। इस वक्त त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा कशीदगी है और ऐसा लगता है कि पूरा शहर बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां कभी भी चिंगारी भड़क सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।